नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का तीसरा लेक्चर, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट की। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। इस एक्ट में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यह व्यवस्था दी और भारत में भारतीय समाज को बांटने का कार्य किया। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन अंग्रेजों से जाकर के मिला और ब्रिटिश सरकार ने इसे एक मौके के तौर पर देखा भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए और उनकी मांग पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दे दी। और यही कारण था कि लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश भारत सचिव वायसराय को लेटर लिखकर कहा, हम भारत में ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल अवश्य ही कड़वा होगा। तो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट तक हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का तीसरा लेक्चर इस सीरीज का डिस्कस करेंगे और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करेंगे, साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, और फिर अंत में हम देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आज हमारे लेक्चर में 1919 और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा गया। मॉन्टेस्क्यू उस समय भारत राज्य सचिव थे और यह पद जो होता था ये ब्रिटेन में होता था, ब्रिटेन में ये रहते थे भारत राज्य सचिव, जिनको भारत का वायसराय रिपोर्ट करता था, और जो चेम्सफोर्ड थे उस समय भारत के वायसराय थे। इसलिए इस एक्ट को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा गया या भारत शासन अधिनियम 1919 इसे कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि 1919 का अधिनियम लाने के पीछे क्या कारण थे। तो हमने देखा था 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक क्षेत्र में रह रहे जो मुस्लिम हैं, वहां उनके जो जनप्रतिनिधि होंगे वो केवल मुस्लिम होंगे और मुस्लिम के लिए मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं। दूसरी रिलीजन के लोग उन्हें वोट नहीं कर सकते। इस व्यवस्था से मुस्लिमों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश सरकार उनकी हितैषी है और उनके लिए वो कुछ बेहतर करना चाहती है। लेकिन 1911 में हमने देखा था, 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कराया गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल वो क्षेत्र था जहां पर हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, हिंदू बहुसंख्यक थे, और पूर्वी बंगाल वो क्षेत्र था जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। लेकिन हमने देखा 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जब बंगाल विभाजन को रद्द किया तो मुस्लिमों को जो ऐसा लग रहा था कि हम ब्रिटिश सरकार के लिए खास हैं, ब्रिटिश सरकार हमारे लिए अच्छा सोचती है, बेहतर करती है, ये फीलिंग्स आना बंद हो गई और फाइनली मुस्लिमों का ब्रिटिश सरकार से मोहभंग होने लगा।
इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से नवंबर 1918 तक चला, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको पता होना चाहिए कि दो गुट थे, एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, और जर्मनी के साथ एक देश था तुर्की, और तुर्की में मुस्लिम धर्मगुरु होते थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था। यह खलीफा वो पद था जिनकी बातों को सारा मुस्लिम जगत स्वीकार करता था, उसको मानता था, इनको फॉलो करता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो भारत के मुस्लिमों ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह मांग रखी, मुस्लिम लीग ने यह मांग रखी कि अगर ब्रिटेन की जीत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तुर्की के साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए, खलीफा के पद को समाप्त ना किया जाए, खलीफा का अपमान ना किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तुर्की को बांट दिया गया, खलीफा का अपमान हुआ, और भारतीय मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार किसी की सगी नहीं है। ब्रिटिश सरकार ना तो मुस्लिमों की है, ना ही हिंदुओं की है, और यहीं से जो भारतीय मुस्लिम थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। तो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाने के पीछे एक बड़ा कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा के अपमान से भारतीय मुसलमानों का मोहभंग हो जाना। इसका दूसरा कारण था गरम दल और नरम दल का मिलन होना। दोस्तों ये बात है 1908 की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को छह वर्ष की जेल होती है, और जेल जाने के पीछे कारण था बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले की जेल में भेज दिया गया। छह साल जेल में रहने के बाद 1914 में फाइनली बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं और इनकी मुलाकात होती है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट के प्रयासों से तिलक कांग्रेस में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत फूट, जिसमें पहली बार कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल जिसमें लाल बाल पाल थे, और नरम दल जिसमें दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जी, केटी तेलंग, ये लीडर्स थे जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। जेल से निकलने के बाद तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की मुंबई में एक मीटिंग होती है। ये वही समय था। तो मुंबई में गोखले और तिलक आपस में मिलते हैं और दोनों के बीच की जो खटास होती है वो खत्म होती है, समाप्त होती है। और ये बैठक दोस्तों इसलिए थी क्योंकि 1907 में जो फूट पड़ी थी, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर हो गया था, उसको एक बार फिर से प्रबल करना था, भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करना था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मजबूती के साथ खड़े होना था। तो इस बैठक ने यह तय कर दिया कि अब गरम दल और नरम दल अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं, और अब कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों की आवाज के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी। फाइनली 1916 में
लखनऊ अधिवेशन होता है। उन्नीस सौ सोलह के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन से पहले गरम दल नरम दल दोनों एक हो जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस में दोनों दल आ गए। इसके अलावा यहां पर एक चीज और हो रही है। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, आगा खां और वकारुल मुल्क के नेतृत्व में। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर में पहला अधिवेशन भी होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य कि अंग्रेजों की के प्रति वफादारी का प्रचार करें, मुस्लिमों के हितों में मांग करें, मुस्लिमों के अधिकारों की मांग करें। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसके बाद मुस्लिम लीग की मांगों में एक बात और ऐड हुई, और वो बात थी भारत में स्वशासन की स्थापना। तो दोस्तों, ये जो मांग थी भारत में स्वशासन की स्थापना, ये कांग्रेस की भी मांग थी और ये मुस्लिम लीग की भी मांग थी। और इस बात ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक कर दिया। तो भारत के इतिहास में यह पहला मौका था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर पहली और अंतिम बार एक साथ स्वशासन की मांग के लिए भारतीयों के हित में सामने आए। और फाइनली होता है 1916 का लखनऊ पैक्ट। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ समझौता क्या था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों साथ आ जाते हैं। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक ज्वाइंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और ब्रिटिश सरकार के समक्ष उसे रखा जाता है। और इसमें जो मांग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई, इसे ही लखनऊ पैक्ट कहा गया या इसे लखनऊ समझौता कहा गया। तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि इस लखनऊ पैक्ट में कौन कौन सी मांगे रखी गई थी। क्योंकि देखें, लखनऊ पैक्ट जब हुआ तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना में मुस्लिम लीग के अपने एजेंडे थे, उनकी अपनी मांग थी मुस्लिमों के हित को लेकर के। मुस्लिमों का हित सर्वोपरि उन्होंने अपनी मांग रखी। वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का प्रचार किया, लेकिन उसमें उनकी एक मांग स्वशासन, और यही मांग कांग्रेस की भी थी। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को जोड़ने का काम जिस मांग ने किया वो था भारतीयों के लिए स्वशासन की स्थापना। स्वशासन का मतलब डोमिनियन स्टेट, मतलब ब्रिटिश रानी, ब्रिटिश महारानी का शासन हमारे देश में हो, लेकिन हमें खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाने के राइट्स दिए जाने चाहिए, भारतीयों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। यही था दोस्तों डोमिनियन स्टेट। ये याद रखें, यहां पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी, यह केवल स्वशासन था। तो लखनऊ समझौते में बहुत सारी बातें निकल करके आई, और वो बातें, वो मांगे कौन कौन सी थी, इस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको याद होगा 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब साथ में आ रही है तो मुस्लिम लीग की भी कुछ मांगे होंगी जिसको कांग्रेस ने स्वीकारा। और ये वही मांग थी जो 1909 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के कहने पर, आगा खां के कहने पर, मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दी थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, और ये
भारत के आधुनिक इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल आगे चलकर साबित होती है। तो याद रखें, मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को कांग्रेस ने इसी लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। तो इसमें सबसे पहली मांग जो की गई वो स्वशासन की मांग की गई लखनऊ पैक्ट में। स्वशासन मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा, तो भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत में ब्रिटिश महारानी का शासन हो, लेकिन हमें अपने लिए रेगुलेशन के लिए खुद के अपने कानून बनाने का अधिकार हो, हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से कानून हम खुद बनाएं, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई, यही था स्वशासन। इसमें दूसरी मांग थी केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की हिस्सेदारी और परिषद का कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी, जो सबसे पावरफुल संस्था थी भारत में शासन करने वाली, इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी कम थी और लगातार हमारे लीडर्स इस बात की मांग कर रहे थे कि भारतीयों की हिस्सेदारी केंद्रीय विधान परिषद में बढ़ाई जाए और परिषद का कार्यकाल को भी बढ़ाया जाए। तो इस समय परिषद का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष था, तो 3 वर्ष से बढ़ाकर परिषद के कार्यकाल को 5 वर्ष किया जाए, ये कांग्रेस की डिमांड थी। तीसरी डिमांड वयस्क मताधिकार की मांग। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में इनडायरेक्टली चुनाव पद्धति की तो शुरुआत की, लेकिन उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करने का राइट्स कुछ खास लोगों को दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इसमें बहुत सारे बाउंडेशन लगा रखे थे, बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी थी, क्योंकि हमारे देश में जहां वयस्क मताधिकार नहीं था, ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स पेयर थे, जिनके पास एक निश्चित एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। इतनी सारी कंडीशन लगाने के कारण भारत के बहुत कम लोगों को मताधिकार का अधिकार मिल पाया था, मतलब बहुत सीमित और संकुचित तरीके से लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था। तो भारतीयों की मांग कि भारत में ये सारी कंडीशन समाप्त किया जाए, संपत्ति, एजुकेशन, टैक्स पेयर, ये सारे बाउंडेशन हटाए जाएं, और जैसे आज वर्तमान समय में हमारे संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है, इसी तरीके की व्यवस्था लागू करने की मांग उस समय की गई। लखनऊ पैक्ट में जो अगली मांग थी, भारत सचिव का वेतन और खर्च ब्रिटिश फंड से दिया जाए। तो दोस्तों हमने देखा था 1858 का एक्ट 1857 के महाविद्रोह के बाद लाया गया था, और इस 1858 के एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने भारत राज्य सचिव का पद और उसकी एक काउंसिल बनाई थी जिसमें 15 सदस्य होते थे, और इनका वेतन भारत से देना सुनिश्चित किया था। कांग्रेसियों ने बोला कि भाई ये भारत राज्य सचिव के पद को समाप्त किया जाए, और ये इसकी काउंसिल के जो 15 सदस्य हैं उनका जो भारी भरकम वेतन जो भारत से दिया जाता है, इसको भी बंद किया जाए। मुस्लिमों को केंद्रीय परिषद में 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो कांग्रेसियों की एक मांग यह भी थी कि जो कांग्रेसियों की बोल रहे हैं, कांग्रेसियों की नहीं, ये मुस्लिम लीग की मांग थी। मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि भाई अब मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आया है तो मुस्लिम लीग भी अपनी कुछ मांग रखेगा, और मुस्लिम लीग की इस मांग को पहले कांग्रेस ने स्वीकार किया, और तभी ये लखनऊ पैक्ट जो है वो जारी होता है। तो इस समझौते में मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की जाती है कि केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिमों के लिए
एक तिहाई सदस्य की व्यवस्था दी जाए, एक तिहाई प्रतिनिधि दिया जाए, मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उस समय मुस्लिमों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का एक तिहाई नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग यहां पर मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा इस समझौते में अल्पसंख्यकों के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रखने की बात की गई। तो याद रखें, मुस्लिम लीग तो अपने लिए मांग कर रहा है, भारत में जो माइनॉरिटी है उसमें सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, तो उनके लिए मुस्लिम लीग ने तो मांग की है। लेकिन केवल मुस्लिम ही क्यों, भारत में दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। अब यहां पर उनके लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित रखने के लिए बात की गई। इसके अलावा प्रांतीय विधानसभा में 80% सदस्य निर्वाचित हों और सभी वर्ग के लिए निर्वाचक मंडल हो। तो केंद्रीय विधान परिषद में तो भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात की गई। साथ ही जितनी प्रांतीय विधानसभाएं, प्रांतीय विधानसभा मतलब वर्तमान की विधानसभा से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो प्रांतीय विधानसभा में 80% सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और 20% आप जैसे भी चुने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80% जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। और यहां पर वयस्क मताधिकार की बात की गई लखनऊ समझौते में। साथ ही बोला गया है कि केवल मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्यों, भारत में सभी वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब हर वर्ग का एक निश्चित प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में हो, इस बात को सुनिश्चित करने का कार्य इस लखनऊ पैक्ट से किया गया। तो लखनऊ पैक्ट में ये कुछ मांगे रखी गई थी। 1919 के इस अधिनियम को लाने के पीछे यह मुख्य कारण था। तो हमने देखा मुस्लिमों का प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार से मोहभंग हो जाना, गरम दल और नरम दल का साथ आ जाना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ में आकर के एक लखनऊ समझौता होना, आगे बढ़ते हैं। 1909 का अधिनियम भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूरा ना कर सका। 1919 के इस एक्ट को लाने के पीछे एक कारण यह था कि 1909 का जो मार्लियामेंटो एक्ट था वो भारतीयों की मांग को पूरा ना कर सका। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से भारतीयों को नाराज किया और यही कारण था कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हुआ। साथ ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ये समझौता हुआ और इसी समय होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। तो दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन ये 1916 में चलाया गया था और इसका नेतृत्व कर रहे थे महाराष्ट्र में तिलक और शेष भारत में एनी बेसेंट। इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से इस होम रूल आंदोलन को भारत में प्रचारित करने का कार्य किया। वहीं एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्र के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों द्वारा जिस बात पर ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया गया, ब्रिटिश सरकार ने उस बात की उपेक्षा भी की। आपको पता होना चाहिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों का सहयोग मांगा था। 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जाए। गांधी ने बोला हमको क्या मिलेगा, अंग्रेजों ने बोला हम आपको स्वराज्य देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आपको स्वराज्य दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद पहले आप हमारा साथ दीजिए। गांधी ने भारतीय सैनिकों को
ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटिश सरकार अपने वादे से मुकर गई। ब्रिटिश सरकार ने स्वराज तो दूर, भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को इंप्लीमेंट किया और उसे और ज्यादा विस्तार दिया। और आपको पता होना चाहिए इसी बात के लिए कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार के कहने पर भारतीय सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी, जिसे बाद में गांधी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार को वापस कर देंगे। हालांकि इस काम के लिए गांधी की आलोचना भी हुई, लेकिन अंग्रेजों का काम था वादा खिलाफी करना, और हमेशा वो ऐसा करते थे। तो यहां भी यही हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह वादा खिलाफी की गई, और एक वादा खिलाफी मुस्लिमों के साथ भी हुई कि वहां खलीफा का अपमान किया गया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया और तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिसके कारण 1919 का मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट या भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसकी क्या विशेषताएं थी और इसकी घोषणा कब हुई, इस पर हम बात कर लेते हैं। फाइनली ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट की घोषणा की जाती है। 20 अगस्त 1917 को इस भारत शासन अधिनियम की घोषणा की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा की जाती है कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। उत्तरदायी शासन, इसका मतलब होता है दोस्तों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे आज हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा हमें दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75(3). इसमें वर्तमान में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। यहां ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाह रही थी। उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको आप समझ लीजिए तो आपको उत्तरदायी शासन समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन की बात की। उत्तरदायी शासन का मतलब यह कि अब जो सरकार चुनी जाएगी, जो मंत्रिमंडल होगा, जो मंत्री परिषद होगी, वो विधानमंडल के सदस्यों के प्रति, उस समय विधान परिषद कहा जाता था, विधान परिषद के सदस्यों के प्रति वो उत्तरदायी होगी, उनका जवाब देना होगा। विधानसभा के सदस्य अगर सवाल करेंगे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य सवाल करेंगे, तो मंत्रियों को उसका आंसर देना होगा। अगर मंत्री उसका आंसर नहीं दे पाएगा तो उस मंत्री को हटा दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, यहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की थी ब्रिटिश सरकार ने। अभी हम देखेंगे किस तरीके से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को इन्होंने लेकर के आए। सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसे अभी वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि किसी संसद के द्वारा, पार्लियामेंट में किसी मेंबर के द्वारा, किसी एमपी के द्वारा कोई सवाल किया जाता है और उसका सही आंसर कोई मंत्री नहीं कर पाता और उनके खिलाफ, यदि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ या उस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो सारी की सारी मंत्री परिषद को अपना इस्तीफा देना होता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। लेकिन यह सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था कि केवल एक मंत्री को हटाए जाने की व्यवस्था यहां पर की गई, उसको जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। यह दिखावा था ब्रिटिश सरकार का। लेकिन यह उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की जाएगी, इसकी कोई डेट ब्रिटिश सरकार ने नहीं दी। उन्होंने बोला
कि हम बहुत जल्द इसको भारत में इंप्लीमेंट करेंगे, और वो कब करेंगे वो ब्रिटिश सरकार की मर्जी होगी। जब ब्रिटिश सरकार चाहेगी तब उत्तरदायी शासन भारत में लाया जाएगा। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जिस रूप में उत्तरदायी शासन की बात ब्रिटिश सरकार ने की वो व्यक्तिगत था, वो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था। अभी आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्तरदायी शासन की बात की जाती है 20 अगस्त 1917 की घोषणा में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट होगा, इसमें ब्रिटिश सरकार भारत के लिए, भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की बात करने वाली है। दूसरी बात, शासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों की भागीदारी। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में जो शासन के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने अंग हैं, उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो केंद्र में भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, प्रांतों में भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग चुनकर के केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में आएंगे, यह आश्वासन दिया ब्रिटिश सरकार ने। तीसरी बात कि प्रांतों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, प्रांतों को और अधिक छूट दी जाएगी, प्रांतों को और अधिकार प्रदान किए जाएंगे। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण है वो प्रांतों से कम होगा। और यही कारण था कि जैसे ही 1917 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये घोषणाएं की जाती हैं कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, शासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को भागीदार बनाया जाएगा, प्रांतों को और अधिक स्वायत्तता दिया जाएगा। तो अभी हमने चर्चा की थी एनी बेसेंट, जो महाराष्ट्र को छोड़कर शेष भारत में स्वशासन की मांग को लेकर के एक आंदोलन कर रही थी, जिसका नाम था होम रूल। एनी बेसेंट ने खुश होकर के होम रूल लीग का नेतृत्व छोड़ दिया, क्योंकि उनको ब्रिटिश सरकार की इस बात ने प्रभावित किया। बातें तो यहां पर बड़ी की गई थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार के जो खाने के दांत थे वो कुछ और थे और दिखाने के कुछ और थे। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर था, क्योंकि इन्होंने बातें तो बड़ी की लेकिन इसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, और ये केवल दिखावा मात्र था। चलिए, फाइनली यहां पर होम रूल कमजोर हो जाता है। तो एक घटना है जो यहां पर मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद ने 20 अगस्त 1917 को इस एक्ट की घोषणा की। 1919 में यह अधिनियम पारित हुआ और 1921 में इस अधिनियम को इंप्लीमेंट किया गया। तो ये तीनों ही जो सन है वो आपको याद रखना है। 1917 में घोषणा, 1919 में यह अधिनियम पारित होता है, और 2 साल बाद 1921 में इस अधिनियम को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। चूंकि इस समय भारत राज्य सचिव थे मॉन्टेस्क्यू और भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इसलिए इस एक्ट को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। चलिए, इसके हम अब प्रोविजन देख लेते हैं, इसके प्रावधान देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान क्या थे? तो इसमें जो सबसे पहला प्रावधान था, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची तैयार कर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब केंद्र में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 सूचियां बनाई गई, एक केंद्रीय सूची के विषय और एक प्रांतीय सूची के विषय। केंद्रीय सूची के विषयों में ब्रिटिश सरकार ने जो महत्वपूर्ण विषय थे उन विषयों को शामिल किया, जैसे डिफेंस, विदेश नीति,
टैक्स या राजस्व से जुड़ा मामला, मिलिट्री, ये वो विषय थे जिसको ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय विषय में रखा। जबकि जो प्रांतीय विषय थे इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो विषय थे जो गवर्नर और उसकी काउंसिल के अधीन रखे गए। और जब गवर्नर और उसकी काउंसिल के अधीन ये विषय रखे जाएंगे तो सीधी सी बात है, यहां उत्तरदायी शासन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इसका मतलब है कि इन विषयों पर विधायिका कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो पारित ना हो वो नहीं ला सकती थी। मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने का पावर उसके पास नहीं था। उत्तरदायी शासन का मतलब यही होता है भाई कि भाई विधायिका जो चाह रही है उस तरीके के प्रस्ताव पारित हों, लेकिन यहां पर गवर्नर और उसकी काउंसिल को ये शक्तियां दी गई आरक्षित विषयों पर, और यहां पर विधायिका के पास शक्तियां नहीं थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला ले। इसका मतलब यह कि गवर्नर जैसा चाहता था वो यहां पर वैसे प्रस्ताव पारित होते थे। और प्रांतीय विषयों को ही आरक्षित और हस्तांतरित में जो बांटा गया, तो अभी हमने देखा आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय ये वो थे जो गवर्नर द्वारा चुने गए लोगों की सहायता से, मतलब गवर्नर चुने हुए लोगों की सहायता से इसमें कार्य करता था। चुने हुए लोग मतलब मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था गवर्नर, मतलब मंत्री परिषद जैसा कहेगी गवर्नर को वैसा करना होगा। चलिए देखिए भाई, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझें, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको लिखने का प्रयास करें। हस्तांतरित विषय में ऐसे विषय थे जिसमें संक्षिप्त रूप से उत्तरदायी शासन की बात की गई। तो ब्रिटिश सरकार जो बोल रही थी कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, तो हमको कहीं उत्तरदायी शासन अगर दिखाई देता है तो वो प्रांतीय विषयों में ये हस्तांतरित विषय थे, जहां पर ब्रिटिश सरकार ने अंशतः संक्षिप्तता बहुत कम मात्रा में उत्तरदायी शासन दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायी था। अगर कोई मंत्री गलत करता है, कोई मंत्री तथ्यों को छुपा करके कोई बात करता है और उसके खिलाफ, मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो केवल मंत्री को हटाया जाएगा, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को नहीं। इसका मतलब यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था जैसे वर्तमान में लागू है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की यहां पर बात की गई। तो पहला प्रावधान जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की एक सूची बनाई गई, एक लिस्ट बनाई गई। कुछ विषय केंद्र को दिए गए, कुछ विषय प्रांतों को दिए गए। केंद्र को महत्वपूर्ण विषय दिए गए जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गए, टैक्स से रिलेटेड विषय हो गए, राजस्व से संबंधित, मिलिट्री से संबंधित, ये विषय केंद्रीय विषय में रखे गए। कुछ विषय प्रांतों को दिए गए। प्रांतों को जितने विषय दिए गए उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर की काउंसिल के पास रखे गए। गवर्नर उसकी काउंसिल मुख्य रूप से निर्णय लेती थी। और कुछ जो विषयों को जो हस्तांतरित किया गया वो चुने हुए लोग होते थे, और जो चुने हुए लोग होते थे उन्हें मंत्री बनाया जाता था। मंत्रियों के माध्यम से जो है वो गवर्नर कार्य करता था, मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता था। और यहीं पर उत्तरदायी शासन की स्थापना
की जाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व यहां पर लागू नहीं की ब्रिटिश सरकार ने। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने बोला कि केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ, लेकिन दोस्तों आप याद रखें कि यहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि स्पष्ट जो बंटवारा किया जाएगा वो आगे चल करके 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया जाएगा। तो ये क्या था, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं था, यहां केंद्र ही पावरफुल था, केंद्र के पास ही सारी शक्तियां थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र को दिए गए हैं। केंद्र ने केवल कुछ विषय यहां पर राज्यों को सौंपे थे अपना वर्कलोड कम करने के लिए, कि भाई ठीक है ये विषय हम आपको दे रहे हैं, इन विषयों पर आप कानून बनाएं, लेकिन यहां शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ। यहां यह नहीं बताया गया कि प्रांतों के पास कौन कौन से विषय होंगे और वो स्वतंत्र नहीं थे उन विषयों पर कानून बनाने के लिए, क्योंकि फाइनली गवर्नर को और केंद्र में गवर्नर जनरल मतलब भारत के वायसराय को यह पावर था कि उसको वो समाप्त कर सकता था। तो केवल केंद्र के द्वारा प्रांतों को वो विषय दिए गए थे कि भाई ठीक है हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है तो आप इस पर कानून बनाएं। इसका मतलब यह था कि इस एक्ट में भी इस समय भी यहां पर केंद्र पावरफुल था, केंद्र शक्तिशाली था, क्योंकि किस सूची में कौन से विषय रखे जाएंगे इस बात का निर्णय भी भारत का वायसराय करता था। तो मुझे लगता है आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि केंद्रीय और प्रांतीय जो सूचियां बनाई गई उनको जो विषय दिए गए, तो यहां पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था केंद्र और राज्यों के बीच में, बल्कि केंद्र ने अपना कार्यबोझ कम करने, अपना वर्कलोड कम करने के लिए कुछ कार्य प्रांतों को हस्तांतरित कर दिए थे, और वायसराय के पास यह पावर था कि वायसराय ही यह तय करता था कि कौन से विषय प्रांत के पास होंगे और कौन से विषय केंद्र अपने पास रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के जो और भी प्रावधान थे, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। किस सूची में कौन से विषय रखे जाएंगे तो यह हमने देख लिया, यह वायसराय ही तय कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में भारत का उच्च आयुक्त पद बना जिसका वेतन भारत से दिया जाएगा। अब यहां पर एक परिवर्तन हो रहा है इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के वायसराय के कामकाज को देखने के लिए एक उच्चायुक्त का पद बनाया और यह तय किया कि इस उच्चायुक्त का जो वेतन है वो भारत से दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा 1858 के अधिनियम से जो भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय काउंसिल जो बनाई गई थी, और लगातार हमारे जो नेता थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि इनका भारी भरकम जो वेतन है वो यहां से भारत से देना बंद किया जाए। मैं भारी भरकम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समकालीन विश्व में जितना वेतन इनको दिया जा रहा था, पूरे विश्व में इतना वेतन और कहीं नहीं दिया जाता था। और ब्रिटिश सरकार ने दिखावे के लिए भारत सचिव का खर्चा भारत सचिव और उसकी काउंसिल का खर्चा जो भारत से दिया जा रहा था उसको देना बंद कर दिया, लेकिन उसकी जगह पर एक भारत सचिव का पद बना रहा। काउंसिल का जो पेमेंट यहां से दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त का पद ब्रिटिश सरकार ने बना दिया। साथ ही एक परिवर्तन यह हुआ कि वो जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 3 कर दी गई। तो पहले हमने देखा था वायसराय की कार्यकारिणी में जो भारतीय सदस्य थे 1909 के पार्लियामेंट एक्ट से केवल 1 सदस्य को शामिल किया गया था, तो उनकी संख्या बढ़कर यहां पर हो गई अब 3। साथ ही पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में 2 सदनी केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई।
तो केंद्रीय विधान परिषद मतलब जो पार्लियामेंट है आज की, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन बना दिए गए, और इसमें जो 2 सदन बनाए गए उसमें पहला जो सदन था, जो उच्च सदन था, उसे कहा जाता था राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्यों को शामिल किया गया। और दूसरा जो सदन था वो केंद्रीय विधान परिषद, जिसे निम्न सदन कहा जाता था, इसमें 145 सदस्यों को शामिल किया गया। तो राज्य परिषद, जिसकी तुलना आप वर्तमान में स्टेट काउंसिल से कर सकते हैं, राज्यसभा से कर सकते हैं, और केंद्रीय विधान परिषद, जिसकी तुलना आप वर्तमान में लोकसभा या निम्न सदन से कर सकते हैं। चलिए, तो राज्य परिषद उच्च सदन थी और केंद्रीय विधान परिषद निम्न सदन। अब ये जो राज्य परिषद थी, जो उच्च सदन था, ये किस तरीके से लोग इसमें चुनकर के आते थे, अभी मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, इसमें जितने भी सदस्य चुनकर के आए थे, मतलब इस पूरी की पूरी राज्य परिषद को, मतलब उच्च सदन को वायसराय आदेश दे सकता था। वायसराय आदेश दे सकता था, और वायसराय की इच्छा थी, जब चाहे वायसराय अपनी इच्छा पर इसे भंग भी कर सकता था। याद रखें, आज हमारा जो राज्यसभा है, उच्च सदन है, वो भंग नहीं होता है। लेकिन 1919 के एक्ट से यह व्यवस्था की थी कि उस समय उच्च सदन को, मतलब राज्य परिषद को भंग किया जा सकता था, और यह पावर ब्रिटिश वायसराय को दिया गया था। इसमें कुल 60 मेंबर थे, 60 सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें से 26 सदस्य नॉमिनेटेड थे, मनोनीत होते थे। 26 सदस्यों में से भी इसको भी पुनः क्लासिफाइड कर दिया गया था। इसमें से 20 सदस्य सरकारी और रिमेनिंग जो 6 सदस्य थे वो गैर सरकारी होते थे। 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, इलेक्टेड थे। इसमें से 20 सदस्य सामान्य क्षेत्र से, 10 सदस्य मुस्लिम, 3 ब्रिटिशर्स मतलब यूरोपीय, और 1 सिख सदस्य को चुनकर यहां पर भेजा जाता था। तो देखें, केंद्रीय विधान परिषद में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस अधिनियम के द्वारा, 1919 के मॉन्टेस्क्यू-चेमरफोर्ड एक्ट से, कि यहां पर केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनी बना दिया गया, उच्च सदन और निम्न सदन। जो उच्च सदन थी वो ऐसी सदन थी जिसे वायसराय आदेश दे सकता था, उसे भंग कर सकता था। इसमें टोटल 60 सदस्य थे, जिसमें से 26 सदस्य मनोनीत होते थे, मतलब ये नॉमिनेटेड थे, और जो 34 सदस्य थे वो इलेक्टेड थे, इनका निर्वाचन होता था। जिसमें से 20 सामान्य क्षेत्र से चुनकर आते थे, 10 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख को यहां पर चुनने का अधिकार दिया गया। मतलब अलग अलग धर्म के लोगों को यहां पर प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया, और ये डायरेक्ट चुन करके आएंगे, ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने की। अच्छा, ये चुन करके आएंगे, लेकिन जो लोग इनको चुन करके इस सदन में भेजेंगे, उच्च सदन में भेजेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई। मैंने आपको बताया था, इनका जो निर्वाचन होगा उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई, और कंडीशन वही थी कि एक निश्चित एजुकेशन होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए, एक फिक्स इनकम टैक्स पे करता हो, टैक्स पेयर हो, कर देता हो,
ऐसे लोगों को ही निर्वाचन का अधिकार यहां पर दिया गया था। मतलब यहां पर सीमित निर्वाचन का अधिकार था, यहां पर वयस्क निर्वाचन का अधिकार नहीं था। बहुत सीमित मात्रा में ब्रिटिश सरकार ने यहां लोगों को निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीयों की मांग पर यहां जो उच्च सदन है इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया, और कार्यकाल बढ़ा करके यहां पर ब्रिटिश सरकार ने 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। लेकिन यहां पर एक बात याद रखें, यहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, तो केवल वोटिंग राइट्स जो दिए गए, निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया वो पुरुषों को दिया गया। मतलब पुरुष ही केवल यहां पर वोट डालकर उच्च सदन में अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निम्न सदन की। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो दूसरा सदन बनाया गया, निम्न सदन जिसकी तुलना आप लोकसभा से कर सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें कुल 145 सदस्यों को शामिल किया गया। 145 सदस्यों में 21 सॉरी जो 41 सदस्य होते थे वो नॉमिनेटेड थे, 41 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जिसमें से 26 सदस्य सरकारी, जबकि 15 सदस्य गैर सरकारी होते थे। तो 26 सरकारी सदस्य जबकि 15 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। और जो यहां पर 104 जो सदस्य थे ये निर्वाचित होकर के इस केंद्रीय विधान परिषद के निम्न सदन में भेजे जाते थे। अब 104 का क्या गणित था भाई, इसे भी हम देख लेते हैं। तो जो सामान्य क्षेत्र था, सामान्य से 52 मेंबर चुन करके आते थे। सामान्य मतलब अनरिजर्व, जो किसी के लिए रिजर्व ना हो, वहां से 52 सदस्य चुन के आए। 30 मुस्लिम सदस्य चुन करके आते थे। यूरोपियों के लिए भी व्यवस्था की गई थी, 9 लोग यहां से चुन करके आते थे। दो सिख चुन करके आते थे। राजा रजवाड़ों को भी यहां अवसर दिया गया, तो 7 जमींदार यहां चुन करके आते थे। इसके अलावा 4 व्यापारी। तो निम्न सदन में 41 मनोनीत सदस्य होंगे और 104 निर्वाचित सदस्य होंगे। तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे इनको लोग डायरेक्ट चुन करके भेजेंगे। सामान्य क्षेत्र से 52, मुस्लिम से 30, यूरोपीय 9, सिख 2, जमींदार 7 और व्यापारी 4। तो इस तरीके की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। तो याद रखें, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद मतलब केंद्रीय विधानमंडल के को 2 सदनी बनाया गया 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से। इसके 2 सदन बनाए गए, उच्च सदन और निम्न सदन, जैसे वर्तमान में होता है। लेकिन वर्तमान में उच्च सदन को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय व्यवस्था यह की गई थी कि उस समय वायसराय उच्च सदन को भंग कर सकता था, मतलब स्टेट काउंसिल को भंग कर सकता था, जिसमें 60 सदस्य होते थे, जो 26 जिसमें से नॉमिनेटेड थे और 34 इलेक्टेड मेंबर चुन करके यहां पर आते थे। चलिए, और केंद्रीय विधान परिषद जो लोकसभा थी इसमें भी हमने देखे 41 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित सदस्य होते थे। मतलब यहां पर मनोनीत से ज्यादा निर्वाचित सदस्य की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। मतलब यहां पर मेजॉरिटी जो थी वो निर्वाचित सदस्यों के पास थी, जो चुन करके विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे थे। मतलब ये जैसा भी कानून चाहेंगे वैसा प्रस्ताव पारित कर सकते थे, वो ला सकते थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, फाइनली इनको अंतिम रूप से पारित करने का जो अधिकार था वो भारत के वायसराय के पास था। तो ब्रिटिश सरकार ने तो ये किया कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई ताकि इनकी मेजॉरिटी बढ़े। ये दिखाने के लिए था
क्योंकि असली पावर भारत के वायसराय के पास था। वायसराय किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता था, इनके द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को समाप्त कर सकता था, और इनकी मर्जी के खिलाफ वो अगर कुछ नया करना चाहे, नया कानून बनाना चाहे, कुछ लाना चाहे, तो वो ला सकता था। तो ये सारी की सारी चीजें जो ब्रिटिश सरकार ने की थी, वो वही वाली बात थी कि चबाने के कुछ थे और खाने के, दिखाने के कुछ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या प्रावधान थे। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये केंद्रीय विधायिका जिसकी बात अभी हमने की। कानून में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। कोई संकल्प और स्थगन प्रस्ताव भी लाने का अधिकार यहां पर दिया। तो चलिए, संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकते हैं, कानून में संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई संकल्प, कोई प्रस्ताव लाना चाहें तो वो कर सकते हैं, किसी प्रस्ताव को रोकना चाहें, कार्रवाई को स्थगित करना चाहें, तो ये राइट्स भी यहां पर केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार दिए गए। विधायिका के सदस्य प्रस्ताव पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार यहां पर दिया गया। और सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि इन्हें आलोचना करने का भी अधिकार दिया गया। तो दोस्तों याद रखें, पहली बार केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, कानून में संशोधन करने का अधिकार दिया जा रहा है, संकल्प और स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया जा रहा है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा है। और सिर्फ पूरक प्रश्न ही नहीं, बल्कि कोई ऐसी नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई जाती है जो भारतीयों के हित में ना हो, वहां पर चुने गए प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं, उस प्रस्ताव की आलोचना कर सकते हैं। ये राइट्स भी पहली बार यहां ब्रिटिश सरकार भारतीयों को दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, बजट पर वोटिंग राइट दिया गया। अब बजट पर पहले केवल बहस कर सकते थे, अब यहां पर आपको वोटिंग राइट दिया जा रहा है। आप बजट को रोक सकते हैं, लेकिन कितने बजट को? तो केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए जा रहे 25% बजट पर आपको ये राइट्स था। 75% बजट जो था वो ब्रिटिश सरकार उसमें अपनी मनमानी करती थी, उस पर भारतीयों को, चुनी हुई सरकार को कोई अधिकार नहीं था। तो बजट पर वोटिंग का अधिकार पहली बार इसी अधिनियम से दिया गया, लेकिन याद रखें किस बजट पर? केंद्रीय बजट पर, केंद्रीय बजट में। और प्रावधान, और कुछ प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्यों के बजट को अलग कर राज्यों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। तो केंद्र और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया, और राज्य जो प्रांतीय जो विधान परिषद थी वो अपने लिए अलग बजट बनाएगी, इसकी भी व्यवस्था की गई। साथ ही केंद्रीय विधायिका में वायसराय को वीटो शक्ति दी जाती है, वीटो शक्ति दे दी गई। और साथ ही कुछ विषयों पर वायसराय की पूर्ण अनुमति भी लेना होता था। मतलब केंद्रीय जो विधायिका है वो कोई भी अगर प्रस्ताव लाती है, तो ऐसे प्रस्ताव जो विदेश संबंध से संबंधित हो, मिलिट्री से संबंधित हो, डिफेंस से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, ऐसे विषयों पर वायसराय की पूर्ण अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। वायसराय स्वयं से कानून पास करा सकता था, और किसी भी विषय पर वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता था। दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है? तो अभी आपको पता होगा, वर्तमान समय में जब केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल, मतलब संसद और राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती, और केंद्र में या राज्य में किसी कानून की आवश्यकता होती है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यों में राज्यपाल एक आदेश जारी करते हैं, और ये जो आदेश होगा ये 6 माह तक लागू होता था, वही कानून के रूप में लागू होता था, और इसे ही अध्यादेश कहा जाता था। तो संसद या विधानमंडल के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद के कहने पर कोई आदेश का जारी करना, आदेश का जारी किया जाना ही ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहलाता है। और यह व्यवस्था आज भी बनी हुई है, उस समय भी थी, लेकिन यह अध्यादेश जारी करने का पावर वायसराय के पास था, और वायसराय ऑर्डिनेंस जारी करके ब्रिटिश सरकार के हित में कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकता था, चुनी हुई सरकार के विरोध के बावजूद भी। और ये जो अध्यादेश था उस समय ये भी 6 माह तक इंप्लीमेंट होता था। तो ब्रिटिश सरकार कोई भी कानून बना सकती थी। तो फाइनली
पूरी जो व्यवस्था हम बोल सकते हैं वो सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत थी, पूरा का पूरा पावर ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही था। चलिए, इसके अलावा इस अधिनियम में पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार उत्तरदायी शासन की बात किस अधिनियम में की जाती है, किस अधिनियम में की गई, तो 1919 के इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की गई। वो भी प्रांतों में इसको लागू किया गया और कौन से विषय में, आरक्षित में नहीं, हस्तांतरित विषयों में, हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में हमने इसको देखा। और यहीं पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारे बाउंडेशन थे जो ब्रिटिश सरकार ने लगा रखे थे। चलिए, तो ये कुछ प्रावधान थे। इसके अलावा और भी कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। तो 1909 में जो मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की थी, इसको और यहां पर बढ़ा दिया गया। सिखों के लिए कर दिया गया, ईसाइयों के लिए कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए कर दिया गया और यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया। इस अधिनियम से सीमित मात्रा में लोगों को और महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स दिए गए। तो महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार यहां पर दिया जाता है, जिसका आधार संपत्ति कर अदायगी और शिक्षा को रखा गया। तब जो बाउंडेशन ब्रिटिश सरकार ने रखी थी। इसी एक्ट से पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। तो भारत में लगातार सिविल सर्विस की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई और बाद में 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग गठित कर भी दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए, भारत में पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में, भारत के एक शहर इलाहाबाद में आयोजित की गई। तो भारत में पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा जिस शहर में आयोजित हुई है वो है इलाहाबाद, 1922। तो याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत सचिव को भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। तो पहली बार भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी 1919 के इस अधिनियम से की जाती है, जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मतलब महालेखा परीक्षक का मतलब है ऑडिटर जनरल। तो पहली बार ऑडिटर जनरल की व्यवस्था की गई। आपको पता होगा, आज हमारे संविधान में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 148 से भारत के सीएजी की बात की गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है, जो भारत सरकार के सभी खर्च का रिकॉर्ड रखता था और उसका ऑडिट करता था। हालांकि अभी वर्तमान में संस्था ऑडिट का काम करती है और अकाउंटिंग का कार्य एक दूसरी संस्था को दे दिया गया है जिसका नाम है सीजीए। तो ये आप याद रखें। तो पहली बार ये व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम से की। चलिए, तो ये था 1919 का अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1919, जहां से काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1919 के बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। तो 1935 का जो दोस्तों भारत शासन अधिनियम था, इसको लाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। तो इसकी हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं और उसके क्या कारण थे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम लाया गया तो उससे पहले कई सारी घटनाएं हमारे देश में चल रही थी। बहुत सारी घटनाएं हुई। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लेकर के आई। उस कानून को रोलट एक्ट कहा गया। रोलट एक्ट एक्चुअली में एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे जिनका नाम था सिडनी रोलट। ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रोलट। तो सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया जाता है और ये कानून ये कानून 17 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार पारित करती है
और ठीक 2 दिन बाद 19 मार्च 1919 को इस कानून को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। यह कानून था क्या? इस कानून को नाम दिया गया द अनआर्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919। इसे शॉर्ट में रोलट एक्ट कानून कहा गया, रोलट एक्ट कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? रोलट एक्ट कानून का उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना। भारत में जो तेजी से क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, इनका दमन करना, क्रांतिकारियों को समाप्त करना। सामान्य बोलचाल में इस कानून को रोलट एक्ट कहा गया। इसमें ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था की कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा वो व्यक्ति ना तो अपने पक्ष में वकील रख सकता था, ना अपील कर सकता था, और ना ही कोई दलील दे सकता था। इसलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी के अनुरोध पर संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा, और इसी क्रम में इसके विरोध के क्रम में पंजाब में 2 लीडर थे जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये भी विरोध कर रहे थे। ये बात है 6 अप्रैल 1919 की। ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको जेल में डाल दिया, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही लोग जलियांवाले बाग में जमा हुए, जिसके 2 कारण थे। एक तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर केचुद्दीन जो सैफुद्दीन किचलू थे, इनको रिहा करना, और दूसरा रोलट एक्ट। और एक भयंकर त्रासदी जो भारत के इतिहास में होती है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। क्या हुआ? इस कानून के विरोध में, और जो पंजाब के लोकल लीडर थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाले बाग में जमा हुए। हजारों की भीड़ थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, और सारे के सारे निहत्थे थे। ये केवल अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश कानून का विरोध कर रहे थे, रोलट एक्ट कानून का विरोध कर रहे थे। जनरल डायर अपनी सेना लेकर के आता है, और जलियांवाला बाग में केवल एक ही गेट था, वहां पर खड़े होकर के बिना किसी चेतावनी के निहत्थे और मासूम लोगों पर गोली चलाने के आदेश देता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग मारे जाते हैं। और उस जलियांवाले बाग में एक कुआं था, जिसमें लोग, क्योंकि वो बाग चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदे। कुआं खाली था, कुएं में कूदने की वजह से भी लोगों की डेथ हुई, गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में बहुत से लोगों की डेथ हुई। इस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाला ऐसा भयंकर हत्याकांड किया, जिसमें निहत्थे पुरुष, महिला और बच्चों पर गोलियां चलवाई। इस घटना ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला, और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल गई। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तीव्र हो गया, बहुत उग्र हो गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने दिखावे मात्र के लिए इस जलियांवाले बाग की जांच करने के लिए
एक आयोग गठित किया जिसका नाम था हंटर आयोग, और उस हंटर आयोग ने कुछ नहीं, लीपापोती की। और हंटर आयोग ने यह कहा कि जनरल डायर ने परिस्थितियों के अनुरूप जो उचित समझा वो किया। उसको दिखावे मात्र के लिए भारत से यहां से बर्खास्त कर दिया गया। जब ये लंदन गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो ब्रिटिश संसद का उच्च सदन था, वहां उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। उसके सम्मान में भाषण दिए गए। उसे 2600 पाउंड की राशि इनाम स्वरूप दी गई। पूरे भारत ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और कांग्रेस ने इसकी निष्पक्ष जांच के लिए, इस हत्याकांड का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित किया जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय आयोग। या मालवीय आयोग, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था, इसलिए इसको मालवीय आयोग भी कहा जाता है। हंटर आयोग ने बताया 379 लोग मारे गए, जबकि मालवीय आयोग ने बताया 379 नहीं, बल्कि इसमें लगभग 1100 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। खैर, ये एक अलग बात है। तो रोलट एक्ट के विरोध में यह सारी घटना, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, जिसमें हजारों लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों में एक भयंकर आक्रोश था। तो यह भी एक कारण था 1935 के भारत शासन अधिनियम का। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए, भारत के लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए ब्रिटेन में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। इसमें 7 सदस्य थे, 7 ब्रिटिशर्स थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। जैसे इस बात की जानकारी भारतीय जनता को हुई, भारत के आंदोलनकारियों को हुई, कांग्रेस के लीडर्स को हुई, हमने इसके विरोध का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम भारतीयों को अधिकार प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमीशन का गठन कर रहे हैं। यह उच्च स्तरीय कमीशन का आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 साल के बाद एक उच्च स्तरीय कमीशन भारत भेजेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है और भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। लेकिन 10 साल होने से पहले ही, 2 साल पूर्व ही, 2 वर्ष पहले ही इस उच्च स्तरीय आयोग का गठन कर दिया जाता है। जिसका कारण था ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लग रहा था कि चुनाव में उसकी हार होगी और लेबर पार्टी सत्ता में आएगी। तो ऐसे बड़े मुद्दे को हम क्यों छोड़ें, तो क्यों ना हम चुनाव से पहले ही, 2 साल पहले ही एक आयोग भारत भेजते हैं। और उनने ये काम किया कि 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया गया भारतीयों के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए। और सबसे बड़ी कमी, और जिस बात पर इसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया, वो यही बात थी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। 7 के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। भाई मेरे घर की क्या आवश्यकता है, मेरी क्या नीड है, मुझे कौन क्या चाहिए, ये मैं बताऊंगा, मेरे घर के सदस्य बताएंगे, ये पड़ोसी थोड़ी बताएगा, ये कोई दूसरा थोड़ी बताएगा। वैसे ही भारतीयों को क्या चाहिए, ये अंग्रेज कैसे जान सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। उसमें एक भी भारतीय नहीं था। कांग्रेस ने निर्णय लिया साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध होगा। 1927 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन की स्थापना, पहली बार साइमन कमीशन भारत आ रहा है। 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा।
साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पूरे भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ। इसी क्रम में इसका विरोध पंजाब में भी हो रहा था। क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स के कहने पर गोलियां चलाई गईं और उसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। पूरे भारत में साइमन कमीशन के विरोध को देखते हुए भारत राज्य सचिव जो ब्रिटेन में होते थे, उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों की चुनौती दी और कहा, यदि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो चलिए कोई ऐसा संविधान बनाकर के बताओ जो भारत के सभी दलों को मान्य हो, जो भारत में सभी दलों को स्वीकार हो, सभी दलों को मान्य हो। आप ऐसा संविधान बनाकर बताओ। भारतीयों को चुनौती दी लॉर्ड बर्केनहेड ने कि जो भारत के सभी दलों को मान्य हो, कांग्रेस भी मान ले, मुस्लिम लीग भी मान ले, विश्व हिंदू परिषद भी मान ले, अंबेडकर जी की पार्टी भी मान ले, और जितने क्षेत्रीय दल हैं, जितने दल हैं भारत में, वो सभी मान लें, हम उसे इंप्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि हमने भारत में इतना जहर घोल दिया है कि ये लोग कभी एक हो नहीं सकते। और लॉर्ड बर्केनहेड की जो चुनौती थी, इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करके हमने एक रिपोर्ट तैयार की, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में ब्रिटिश सरकार के सामने हमने पेश की, जिसमें भारतीयों के लिए कुछ अधिकारों की मांग की गई, इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। तो याद रखें, नेहरू रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो थी डोमिनियन स्टेट। और हमने कहा कि 1 वर्ष के अंदर हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए। अगर 1 साल के अंदर आपने हमें डोमिनियन स्टेट नहीं दिया तो हम भारत में एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। फिर हम डोमिनियन स्टेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम फिर पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1 साल का समय दिया गया ब्रिटिश सरकार को कि 1 वर्ष के अंदर इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए। 1 वर्ष की अवधि बीत गई, ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इस रिपोर्ट को स्वीकार न करने के पीछे कारण था कि नेहरू रिपोर्ट पेश करते ही मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी और वो थी जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। उन्होंने बोला कि जिन्ना ने कहा हमें ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं है, और उनने मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के हित में अपने कुछ अधिकारों की बात की, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात की, और जो मांग की गई वो लोकतांत्रिक नहीं थी, अलोकतांत्रिक थी। तो फाइनली नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया और कहा, देखो हमने कहा था ना कि भारत में सभी दल सहमत हो ही नहीं सकते और आप ऐसा कोई संविधान बना ही नहीं सकते। तो फाइनली नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। 1 साल की अवधि बीती और उसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने डोमिनियन स्टेट को पीछे छोड़ते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया। रावी नदी के तट पर ध्वज फहराया और इस दिन हमने निर्णय लिया कि आने वाली 26 तारीख को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को सांकेतिक रूप में हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया और यही कारण था जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने 26 जनवरी को हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया।
इसी समय ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के एक लीडर जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बनते ही उस समय भारत के जो वायसराय थे उनको एक लेटर भेजते हैं और उसमें कहा जाता है कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। भारत को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। साथ ही इसमें कहा गया कि भारत में हम द्वैध शासन को समाप्त करेंगे और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। एक्चुअली में मामला था क्या, तो समझ लीजिए। ब्रिटेन में चुनाव हुए लेबर पार्टी के नेता रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बनते हैं और वो प्रधानमंत्री बनते ही ये घोषणा करते हैं कि भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जो द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में की गई थी 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से, उसको समाप्त किया जाएगा। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। पूर्ण उत्तरदायी मतलब पूरी तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार होगी और वो जो सरकार होगी वो विधानसभा के सदस्यों के प्रति, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगी। यही पूर्ण उत्तरदायी शासन थी। और इसके लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, लेकिन अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए? तो जो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। जब पहला गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ तो इसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और गांधी ने भी इसमें भाग नहीं लिया। और भाग न लेने का एक कारण था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट न देना, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा न देना। इस विषय पर कांग्रेस ने इसका पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। सभी दलों के लोगों ने इसमें भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है, ब्रिटिश सरकार ने इसको एक अवसर के रूप में देखा और इस पर चर्चा की बात की। लेकिन भारत का सबसे बड़ा दल, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा दल कांग्रेस यहां नहीं था। उनके किसी प्रतिनिधि ने यहां पार्टिसिपेट नहीं किया था, चूंकि कहा गया कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा होगी, कम्युनल अवार्ड पर चर्चा होगी। लेकिन इस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन कर चुके थे। गांधी का दांडी मार्च हो चुका था। गांधी ने नमक कानून तोड़ दिया था और बोला था कि अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। और फाइनली हमारे यहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप किसी भी तरीके से गांधी को मनाएं, कांग्रेस को मनाएं और यहां लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें तैयार करें। इरविन गांधी को बुलाते हैं, गांधी से बात करते हैं, गांधी को समझाते हैं और गांधी के द्वारा इससे पहले कुछ मांगे रखी गई थी
गांधी की 11 सूत्री मांगे थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगा और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था और कांग्रेस का अधिवेशन हो गया पूर्ण स्वतंत्रता के लिए और हमने पूर्ण स्वतंत्रता का जब लक्ष्य रख लिया तो हमको पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आंदोलन स्टार्ट करना था, लेकिन हमने आंदोलन स्टार्ट नहीं किया। गांधी ने सोचा कि एक मौका ब्रिटिश सरकार को और दिया जाए और गांधी ने एक मौका 11 सूत्री मांगों के तौर पर दिया। गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी 11 मांगे रखी। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी और 11 सूत्री मांगों में जो पहली मांग थी वो ये थी कि भारत में नमक कर को समाप्त किया जाए। गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगों में पहली मांग रखी, भारत से नमक कर को समाप्त किया जाए। गांधी ने नमक को क्यों चुना? नमक एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर के किसी भी दल में, किसी भी लोग में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा। हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर परिवार और पूरे हिंदुस्तान में प्रयोग होने वाली चीजें थी, जिससे नमक के माध्यम से गांधी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, सारी पार्टी को जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा और भी मांगी थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए, ब्रिटिश सरकार अपने सेना व्यय में कटौती की जाए करे, लगान में 50% की कटौती करे। इस तरीके से ऐसी 11 मांगे थी, लेकिन इरविन ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब इरविन बोल रहे हैं कि आपकी सारी मांगे स्वीकार हैं, हम सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, आप जैसा बोलो हम वैसा करने तैयार हैं। अब दिन को रात कहो हम रात बोलने तैयार हैं, अब रात को दिन कहो हम दिन बोलने तैयार हैं। लेकिन आप फाइनली चलिए, आप भाग लीजिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग लेते हैं। लेकिन जैसे ही सम्मेलन स्टार्ट होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर। तो गांधी इस बात से नाराज होकर के वापस आ जाते हैं और फिर से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बात को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेद भी बन जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाई हमारे लिए हमारे अधिकारों की जब बात हो रही है तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि गांधी जी का कहना था कि ये अधिकार नहीं दे रहे हैं बल्कि ये भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटा, अब भारत में हिंदुओं को हिंदू से बांट रहे हैं। फाइनली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी वापस आते हैं। फिर बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, भाग नहीं लेती है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन से जो बातें निकल करके आती हैं, मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इससे जो बातें निकल करके आई, इन बातों को ध्यान में रख करके एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और वो प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता है, ब्रिटिश संसद में रखा जाता है और ब्रिटिश संसद में वो प्रस्ताव रखकर उसे ब्रिटिश संसद की जो प्रवर समिति होती है उससे पारित कराया जाता है और यही 1935 भारत शासन अधिनियम के रूप में पारित होता है। चलिए, तो इसकी पृष्ठभूमि में हमने ये सारी चीजें देखी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, कि साइमन कमीशन का गठन, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन होना, गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना, गांधी का दांडी मार्च करना, गांधी इरविन समझौता और बाद में फिर पूना पैक्ट भी होगा। तो पूना पैक्ट पुणे की यरवदा जेल में होगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जिसमें केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें और प्रांतीय विधानमंडल में केंद्र में 18% सीटें एससी के लिए, जबकि
प्रांतों में कुल 148 सीटें एससी के लिए आरक्षित रखने की बात की गई। ये पूरा पैक्ट था। खैर ये घटना है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये एक पृष्ठभूमि थी और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने जो गोलमेज सम्मेलन बुलाई और तीनों गोलमेज सम्मेलन और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इस आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया और वही मसौदा ब्रिटिश संसद में पारित हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को लाने के पीछे जो कारण थे वो हमने देखे और यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 1919 के इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा, लेकिन हमने देखा ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले ही यह आयोग गठित कर दिया और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये आयोग भारत आता है, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसका गठन हुआ था दोस्तों 8 नवंबर 1927 को, तो ये फैक्ट याद रखें। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीयों को पहली बार सम्मान दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो ये भी आप याद रखें। और इस पर जो सहमति बनी, जो मसौदा तैयार हुआ, उससे भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ और ये डेट थी 4 अगस्त 1935। तो ये याद रखिएगा 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 बन करके तैयार होता है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 पार्ट में, 14 भागों में यह अधिनियम बटा हुआ था। और इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इस पर या इसके क्या प्रावधान थे, प्रोविजन क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। तो 1935 के इस अधिनियम के जो प्रावधान है अब हम वो देख लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको क्यों लाया गया, किन परिस्थितियों में 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्या प्रावधान थे, तो इसका जो पहला प्रावधान था कि हम भारत में अखिल भारतीय संघ या एक फेडरेशन की स्थापना करेंगे। एक फेडरेशन की स्थापना करेंगे। अच्छा, इस फेडरेशन में कौन कौन होगा, तो इसमें भारत के सभी प्रांतों को शामिल किया जाएगा। भारत की सारी इसमें रियासतें होंगी। देसी राजा रजवाड़े होंगे। चलिए, तो एक फेडरेशन की बात की गई, एक संघ की बात की गई कि भारत जो होगा वो क्या होगा, एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें प्रांत, रियासतें और देसी राजा रजवाड़े, इसमें सबको शामिल किया जाएगा। देखिए यहां पर दो बातें हैं। यहां पर मैं फेडरेशन की जो बात कर रहा हूं, संघ जो होता है दो तरीके की संकल्पना होती है। एक होता है परिसंघ। परिसंघ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। इसमें प्रांत यदि केंद्र के साथ ना रहना चाहे तो वो अलग हो सकते हैं। मतलब केंद्र के साथ प्रांत मिलकर के एक संधि करते हैं, एक समझौता करते हैं और वो अब एक साथ रहते हैं। यदि प्रांत को केंद्र से अलग होना है तो वो प्रांत केंद्र से अलग हो सकते हैं, और केवल एक प्रांत नहीं, सारे प्रांत अलग होना चाहें तो वो उससे अलग हो सकते हैं। मतलब एक समझौते के तहत केंद्र के साथ प्रांत आते हैं, वो एक एग्रीमेंट होता है। इसे दोस्तों परिसंघ कहा जाता है। परिसंघ, परिसंघ। तो परिसंघ में राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, और जब सारे राज्य अलग हो जाएंगे तो केंद्र का क्या महत्व होगा, कोई मतलब ही नहीं है केंद्र का, तो केंद्र भी नहीं होगा। इसलिए इस अवधारणा को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। अविनाशी राज्यों, सॉरी, इसे अविनाशी राज्यों का विनाशी, मतलब राज्य बने रहेंगे, राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन जब राज्य अलग हो जाएंगे तो केंद्र का महत्व खत्म हो जाएगा, केंद्र ही नहीं रहेगा। केंद्र का क्या मतलब, तो इसलिए अविनाशी राज्यों का से विनाशी संघ कहा जाता है।
और एक दूसरी संकल्पना होती है जिसको हम यूनियन कहते हैं, संघ कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक एग्रीमेंट के तहत शामिल होते हैं, केंद्र में राज्य शामिल होते हैं यूनियन में, लेकिन वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब इसमें ना तो राज्य अलग हो सकता है, और जब राज्य अलग नहीं होगा तो केंद्र बना रहेगा, तो ना केंद्र खत्म होगा और ना राज्य खत्म होगा। तो इस अवधारणा को कहते हैं हम अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब ना तो राज्य समाप्त हो सकते हैं और ना ही केंद्र समाप्त हो सकते हैं। तो यहां पर आप याद रखें, ब्रिटिश सरकार ने एक व्यवस्था की, और हालांकि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, उसकी एक अलग व्यवस्था है। उसमें भारत को एक एकात्मक रूप देने का प्रयास किया गया है, जिसमें भारत का जो आंतरिक ढांचा है वो एकात्मक है और उसका जो बाहरी स्वरूप है वो संघात्मक है, जिसमें भारत के राज्य जो हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद भारत के राज्यों में, उसकी सीमा में, उनके नाम में, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और एक राज्य को कई राज्यों में विभाजित भी कर सकती है, उसको बांट सकती है। चलिए, तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक अखिल भारतीय संघ, एक फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसमें प्रांत, रियासत और देसी जो राजा रजवाड़े हैं, इन सब से मिलकर के फेडरेशन बनेगा, ये बात की गई। पहली बार यहां पर शक्तियों के विभाजन की बात की जा रही है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया और यहां पर 3 सूचियां बनाई गई: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर प्रांतीय विधानसभा कानून बनाएंगी, समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांत दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अवशिष्ट शक्तियां रखी गई। अवशिष्ट शक्तियों पर वायसराय को अधिकार दिया गया कि वायसराय की इच्छा है कि वायसराय केंद्र या राज्य किसे इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, इसलिए इनके बीच आपस में विवाद ना हो। तो जहां भी जब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई जाती है। तो इस अधिनियम से स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था का प्रावधान भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। क्लियर? चलिए, तो शक्तियों का बंटवारा करने की, शक्तियों का यहां स्पष्ट बंटवारा किया जा रहा है, 3 सूचियां बनाई जा रही हैं। मतलब अब कोई किसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा, केंद्र राज्य का अतिक्रमण नहीं करेगा और राज्य केंद्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन भारत का वायसराय आपात की घोषणा कर सकता है, और जब आपात की घोषणा यदि वायसराय के द्वारा किया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है वायसराय के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में प्रांतीय विषयों पर वायसराय को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि यह भी व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाती थी किस समय, जब आपातकाल लगता था। जैसे आज हमारे यहां आपातकाल लगता है, तो इस तरीके की व्यवस्था हो जाती है। तो फाइनली इस अधिनियम से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, शक्तियों के बंटवारे के लिए न्यायपालिका बनाई गई। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। तो केंद्र में द्वैध शासन लगाया जा रहा है। केंद्र के विषयों को 2 सूची में बांट दिया गया। केंद्र में एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, फिर वही बात जो हमने अभी पीछे चर्चा की थी। आरक्षित विषय में जो महत्वपूर्ण विषय होंगे, जैसे रक्षा, मिलिट्री, सेना, संचार, फॉरेन पॉलिसी या विदेश संबंध, और ये वायसराय की कार्यकारिणी के अधीन होते थे आरक्षित विषय। इस पर वायसराय की कार्यकारिणी डिसीजन लेती। वायसराय की कार्यकारिणी में 3 सदस्य कर दिए गए। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, जो चुनी हुई सरकार को, चुनी गई जो सरकारें होती थी,
उनको सौंपे गए, वो इन विषयों पर निर्णय लेती थी और कुछ प्रांतों को अधिकार दिए गए। तो 1935 के अधिनियम में एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, तो वहां से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, जबकि साइमन आयोग ने कहा था कि भारत में द्वैध शासन किसी भी स्थिति में सही नहीं है। तो यहां समझने वाली बात है, जब प्रांतों के लिए द्वैध शासन सही नहीं है तो केंद्र के लिए द्वैध शासन कैसे सही हो सकता है। और याद रखें, यहां पर विषय इस तरीके से रखे गए थे, मतलब हस्तांतरित विषय में जो चुनी हुई सरकार थी उनको ऐसे विषय दिए गए थे जो कम महत्व के थे। और आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार प्रांतों में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई। तो प्रांतों में सामूहिक उत्तरदायित्व हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की गई थी। मतलब कोई एक मंत्री कुछ गलत कर रहे हैं तो एक मंत्री को हटाया जा सकता है, पूरी मंत्री परिषद को नहीं। लेकिन पहली बार सामूहिक उत्तरदायित्व की बात 1935 के भारत शासन अधिनियम में की जा रही है, जैसे वर्तमान में अभी इंप्लीमेंट है। प्रांत में गवर्नर को विशेष अधिकार दिए गए। गवर्नर को विशेष पावर थे, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की गई और इसी अधिनियम से ये 1900 हो गया है, 1900 नहीं है, ये 1858 है। 1858 से स्थापित भारत परिषद जो इंग्लैंड में होती थी, इस अधिनियम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। 1919 में हमने देखा था कि उनका वेतन देना बंद किया था भारत से, लेकिन इस अधिनियम से इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम से दो नए प्रांत भी बना दिए गए, एक प्रांत सिंध और एक दूसरा उड़ीसा। तो याद रखें, इस अधिनियम से दो नए प्रांत बनाए जा रहे हैं, एक सिंध है और एक उड़ीसा है। केंद्रीय विधान परिषद में भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जिसको दो सदनी बना दिया गया था 1919 के अधिनियम से, एक था उच्च सदन और ये दूसरा था निम्न सदन, जिनकी तुलना आज आप राज्यसभा और विधानसभा से कर सकते हैं। तो जो उच्च सदन था ये स्थायी सदन था, इसमें 260 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें से 104 सदस्य रियासतों से लिए गए, जिसमें राजा और रजवाड़ों को शामिल किया गया, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि 156 सदस्य जो थे वो इलेक्टेड होते थे, ये निर्वाचित थे। मतलब यहां पर उच्च सदन में पहली बार भारतीयों को बहुमत दे दिया गया, मेजॉरिटी दे दी गई, बहुमत। चलिए, जबकि जो निम्न सदन था, जिसे संघीय विधानसभा कहा जाता था, यह अस्थायी सदन था, इसमें 375 सदस्य थे, जिसमें से 125 सदस्य रियासतों से आते थे और जब 250 सदस्य निर्वाचित होकर के आते थे, तो बड़ी संख्या में निर्वाचित सदस्यों को यहां पर शामिल किया गया। तो केंद्रीय विधान परिषद को दो सदनी बना दिया, मतलब दो सदन हुआ करते थे, जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय सदस्यों को बढ़ाया गया और भारतीय सदस्यों में भी यहां पर निर्वाचित सदस्यों को बढ़ाया गया। जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी शासन की बात की, तो उसको यहां पर क्रियान्वित करने का कार्य भी किया। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचक व्यवस्था का विस्तार किया गया। तो हमने देखा था 1909 के बाद 1919 में भी किया था और 1935 में भी कर दिया। अब दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी, महिलाओं के लिए कर दी, मजदूर वर्ग के लिए भी कर दी। पहली बार महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1919 के अधिनियम से, लेकिन महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई 1935 के अधिनियम से। इसी अधिनियम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, अभी हमने चर्चा की थी, जहां भी फेडरल सिस्टम होगा तो शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और प्रांतों के बीच में, और इनके बीच डिस्प्यूट ना हो उसके लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, और यही कारण था कि यहां पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को। और ये न्यायपालिका की स्थापना दिल्ली में की जाती है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसमें 11 राज्यों की विधानसभा, इसी अधिनियम से 11 राज्यों में 6 विधानसभा को 2 सदनी बना दिया गया। मतलब 11 में से 6 विधानसभा ऐसी थी जिनके 2 सदन बना दिए गए, जैसे आज हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे भारत में भी वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पर 2 सदनी विधान मंडल आपको देखने को मिलेगा। भारत में मुद्रास्फीति, साख नियंत्रण और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के द्वारा की जाती है।
तो मुद्रा करेंसी को छापने के लिए, भारत में इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने के लिए, साख नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की बात इस अधिनियम में की गई। इसी अधिनियम से बर्मा को, मतलब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। भारत में इस अधिनियम से संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, साथ में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया जाता है। तो दोस्तों ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम ये पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में है और यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि भी बताई और पृष्ठभूमि के बाद इसकी मैंने डिटेल में चर्चा की, क्योंकि जब आप पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि क्या परिस्थितियां थी, किस वजह से ब्रिटिश सरकार ने ये अधिनियम लाई और क्या प्रावधान किए, तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाता है, हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो चलिए लास्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो फाइनली 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1945 में बन गए थे। तो आजादी के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, याद रखें। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये घोषणा की जाती है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये घोषणा करते हैं और घोषणा ये कि अब भारत को हम सत्ता सौंप देंगे, भारतीयों के हाथों में सत्ता दे दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की मांग की। भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे होने लगे और नौखली के दंगे दोस्तों आपको पता ही होगा, नौखली बंगाल में है। 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी सरकार। और संविधान सभा का गठन किया जाता है और संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत की जाती है कैबिनेट मिशन से। 3 जून की घोषणा, 3 जून 1947, ये जो माउंटबेटन ने इसकी घोषणा की। इसी योजना से भारत का विभाजन किया गया, मतलब भारत से अलग करके पाकिस्तान बना। 1947 का जो अधिनियम था उसकी कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या थी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, ये बात कही गई। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया जाएगा। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाएगा। इसलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभा को अपने अपने देशों का संविधान बनाने और उनके लिए किसी एक देश के संविधान को अपनाने की शक्ति भी यहां पर प्रदान की गई। इस अधिनियम से सभी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई, चाहे तो वो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सके। हालांकि हमने भारत में 552 रियासतों को मिलाने का कार्य किया और यह काम हमने भारत के बिस्मार्क को दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया। इस अधिनियम ने एक नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में भारत का संचालन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो 1935 का जो अधिनियम था वो 1937 में इंप्लीमेंट किया गया था, याद रखना 1937 में इंप्लीमेंट हुआ। तो आजादी तक भारत में किस तरीके से व्यवस्था चलाई गई, आजादी के बाद से लेकर के भारत का संविधान लागू होते तक किस अधिनियम से भारत का शासन चलाया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही 1937 से लेकर के 1950 तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो गया, इसी अधिनियम से भारत की व्यवस्था संचालित होती रही। ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए, वो समाप्त कर दिए गए। मतलब ब्रिटेन का अब भारतीयों पर कोई अधिकार नहीं रह गया। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। जैसे भी हमने बात की लॉर्ड माउंटबेटन की, उनको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया। और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंग्रेजों ने भारत को अलविदा कहा और इस तरीके से 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। और भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को
भारत, चूंकि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं शपथ दिलाते हैं, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। और फाइनली 1946 में बनी संविधान सभा को अंतरिम संसद में रूपांतरित कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। मतलब जो संविधान सभा थी, संविधान सभा संविधान बनाने का काम भी कर रही थी और संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। मतलब इसकी दो भूमिका थी। जब कोई विधेयक पारित करना होता था, कानून बनाना होता था, तो वो पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी, और संविधान बनाना होता था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी। और फाइनली संविधान सभा की अंतिम बैठक में इस संविधान सभा को भी समाप्त कर दिया जाता है और भारत में फाइनली 1952 में चुनाव होते हैं और एक नई सरकार चुन करके आती है। चलिए, तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में अगले लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।